चलो फटाफट पहले लास्ट क्लास का रिकॉल करा देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था। भैया लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर एटम्स, और उसके दो मॉडल पढ़े थे। एक पढ़ा था जे थॉमसन मॉडल, और जे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बीच बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है, प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्शन को बैलेंस कर रहा है। प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स निकले। उसके ड्रॉबैक्स ये निकले कि वो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, डिस्क्रीट एनर्जी सिस्टम, ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जो मेन चीज थी वो थी हमारी रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड का मेन क्यों था, क्योंकि इसने काफी कुछ सही और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन दिए थे। तो यार मेरे को याद दिलाओ रदरफोर्ड के क्या क्या कॉन्क्लूजन थे, रदरफोर्ड मॉडल के मोस्ट कॉन्क्लूजन बताना, ऑब्जर्वेशंस नहीं, फटाफट बताओ। अरे भैया most the रदरफोर्ड, space in atom. बिल्कुल, कि भैया उसने देखा कि सारे पार्टिकल्स, मतलब जो 90% ऑफ द पार्टिकल्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड गए हैं। तो भैया अगर वो अनडिफ्लेक्टेड गए हैं तो मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस जो हमारे एटम के अंदर है, भैया मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज वेकेंट। उसके बाद फिर दूसरा कॉन्क्लूजन क्या था, भैया दूसरा कॉन्क्लूजन ये था कि हमारे 1 in 8,000 मतलब बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो थोड़े से बड़े एंगल्स या उस पर डेविएट हो रहे थे। तो इससे क्या पता चला कि यार सेंटर पे कोई बैठा है जो इसको अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है बहुत स्ट्रांगली। तो उसने कहा कि भैया एटम के अंदर बेसिकली जो सेंट्रल कोर है, वो सेंट्रल कोर क्या है, वो सेंट्रल कोर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर भैया हमारा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है। चेक करो क्या ये वाली बात समझ में आई, याद आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो भैया सेंट्रल कोर इज न्यूक्लियस, एक मिनट सही नहीं लिख रहा भैया, सेंट्रल कोर इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अराउंड नेगेटिव चार्ज वो रोटेट कर रहे हैं। थर्ड था कि हमारा रेयरली कोई पार्टिकल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो मतलब जो हमारा न्यूक्लियस साइज है वो यार बहुत ही ज्यादा छोटा है। कितना ज्यादा छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर के टर्म्स में चल रहा है। ये सब कॉन्क्लूजन से। अरे तनिष्का वेरी गुड। अब उसके बाद हमने क्या करा कि भैया रदरफोर्ड ने बता दिया था कि न्यूक्लियस का साइज कैसे फाइंड करें। न्यूक्लियस का साइज फाइंड किया था उसने एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से। मैंने कहा था फॉर्मूला मत याद रखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे हम क्या कर रहे थे फाइंड करने के लिए, भैया बिल्कुल ही लो एनर्जी लेवल पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे हम Initial energy. बिल्कुल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। बस हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K(Q1), चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल Q2, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय R0। और दूसरा फैक्टर था हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, जिसमें मैंने आपको बताया था, याद रखना अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा, 180. 180 डिग्री, कि एटम बिल्कुल मतलब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल बाउंस बैक कर जाए। इसके बाद हमने पढ़ा था जो ये चीज थी कि भैया क्या क्या ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के। एक बार रिकॉल करो, अब ये चीज इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरे को याद दिलाओ क्या क्या ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड मॉडल के। It failed to explain the stability of atom. भाई बिल्कुल पहला ड्रॉबैक तो यही था कि यार ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जा रहा था। मैक्सवेल थ्योरी याद है, मैंने आपको बताया था क्या है मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी ये थी कि अगर मेरा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो हमारा चार्ज पार्टिकल क्या क्या काम करेगा, Magnetic field or electric.
भैया हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और साथ के साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी एनर्जी लूज होनी चाहिए थी कंटिन्यूअसली, और अगर इसकी एनर्जी लूज होनी चाहिए थी तो हमारे इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम होते होते न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाना चाहिए था। मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कैसा होना चाहिए था? स्पाइरल होना चाहिए था, जो कि नहीं है। दूसरी चीज, इसके हिसाब से हमारे पास जो एनर्जी स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है तो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम आना चाहिए, जो कि नहीं आता। हाइड्रोजन के लिए जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे गए तो हाइड्रोजन के लिए भैया डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम आया था। ये मेन ड्रॉबैक्स है। चलो भैया, तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, तो आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करें। अब थर्ड मॉडल स्टडी करें। Yes, sir. Yes, sir. चलो डन भैया। थर्ड मॉडल जो फाइनली अप्रूव, मतलब फाइनल जो हुआ भैया, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये सारी चीजें केमिस्ट्री में ही पढ़ी हुई हैं तुमने, थ्योरी पार्ट। बस केमिस्ट्री में जो नहीं पढ़ा है वो है इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट, जो हमारा फिजिक्स में बस यही डिफरेंस आ जाता है। भाई बोर्स ने क्या क्या कॉन्क्लूजन दिए थे, पहले तो आप ये बताओ, जो जिसको याद हो, केमिस्ट्री का पढ़ा हुआ है सब। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या क्या कॉन्क्लूजन दिए इसने? चलो, तो नहीं पता था मैं, कोई बात भैया। फर्स्ट, इसने कहा कि मैक्सवेल की थ्योरी गलत है। मतलब इसने ये कहा मैक्सवेल की थ्योरी मतलब गलत तो नहीं, मतलब उसमें कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इस बेसिस पे इसने गलत कहा। यार अगर आपको याद हो, मैंने जब रे ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ाया था, बाकी अगर याद नहीं भी है तो इधर देख लो। मेरे को बताओ यार, वेव्स कितने टाइप की होती है? 2 टाइप। तो भैया याद रखो, वेव्स बेसिकली है 3 टाइप की। एक होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कब होती है? जब हमारा कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा हो, पार्टिकल कोई ऑसिलेटरी मोशन में हो, है ना। हमारा Yes, कोई sir. पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन में हो, जैसे पेंडुलम, स्प्रिंग, ये सब चीजें, एटम्स वगैरह। दूसरी, और इस मैकेनिकल वेव की खासियत क्या है भैया? इसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, विदाउट मीडियम इट कैन नॉट ट्रैवल। दूसरी वेव थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब प्रोड्यूस होती है जब हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में हो, एक्सेलरेटेड मोशन में। ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसकी खासियत क्या है कि भैया इसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, मीडियम होगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी इसकी। तीसरी टाइप की वेव्स कौन सी है भाई? तीसरे टाइप की वेव है डी ब्रॉगली वेव्स। भैया मेरे को बताओ क्या होती है डी ब्रॉगली वेव्स? डुअल नेचर की। नहीं, ड्यूअल नेचर के अंदर डी ब्रॉगली वेव्स पढ़ाई जाती है। डी ब्रॉगली वेव्स को ड्यूअल नेचर थोड़ी है भैया। याद समझो, डी ब्रॉगली वेव्स क्या है भैया? डी ब्रॉगली वेव्स ये है कि जब भी मेरा कोई भी पार्टिकल, चार्ज होना ना होना जरूरी नहीं है, चाहे पार्टिकल पे चार्ज हो या कुछ भी हो, अगर मेरा पार्टिकल मोशन में है, चाहे कैसा भी मोशन क्यों ना हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसा भी मोशन क्यों ना हो, तो वो हमेशा एक वेव प्रोड्यूस करेगा विच इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगली वेव्स। क्या भैया सबको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और डी ब्रॉगली वेव्स की फॉर्मूला क्या है भैया? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो डी ब्रॉगली वेव्स प्रोड्यूस हुई है, इसका फॉर्मूला है h/mv या h/p। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल देता हूं तो अब आपको समझ में आएगा। भैया थोड़ा सा डिटेल है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो ड्यूअल नेचर में एक्चुअल में पढ़ाई जाती है। सुनो यार, हमारा क्या है, जैसे कि मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इसको ऑसिलेट कराऊं तो एक मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर मैं सिंपली इसको मूव करा रहा हूं तो डी ब्रॉगली ने ये चीज प्रूव करी कि जैसे हम चल रहे हैं, अगर मैं चल रहा हूं, आप चल रहे हो, आप वॉक कर रहे हो,
तो भी आप एक वेव्स प्रोड्यूस करते हो, और वो वेव्स क्या होती है? डी ब्रॉगली वेव्स। लेकिन डी ब्रॉगली वेव्स अगर आप नोटिस करो, वो हमारे मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं बात करूं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मतलब जैसे हम लोग हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। हर्षिका, मैं प्रीवियस स्लाइड से ही करूंगा, बस इसको समझ लो। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मास है ना बहुत ज्यादा होता है, जैसे हम लोगों का मास बहुत ज्यादा है, तो जो हमारी वेलोसिटी होगी ना वो बहुत कम होगी। किसके कंपैरिजन में? स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में हमारी स्पीड बहुत कम होगी। तो खुद सोचो, अगर मेरा मास बहुत ज्यादा है तो जो हमारी वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको लैम्डा डी से डिनोट कर देता हूं, हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसी होगी भैया? हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत ही छोटी होगी। क्या चीज समझ में आई? Yes, sir. तो ये Yes, sir. नोटिसेबल नहीं होती, नोटिस ही नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, भैया इनका मास बहुत ज्यादा कम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास 1.6 सॉरी 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, मतलब बहुत कम है भाई। तो इन चार्ज पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट कह लो स्पीड ऑफ लाइट के फ्रैक्शन में ही कुछ आती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है। तो इधर स्पीड इतनी ज्यादा है, तो भैया इधर जो वेवलेंथ बनती है, जो डी ब्रॉगली वेव्स बनती है, वो नोटिसेबल होती है। तो डी ब्रॉगली वेव्स दुनिया में हर कोई पार्टिकल बना रहा है जो मोशन में है, लेकिन नोटिस पता किसकी चलेगी? इजीली फाइंड जो कर सकते हैं वो किसकी कर पाएंगे हम? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की। तो इसलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि भैया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेव्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। काफी बुक्स में ये लिखा हुआ है, मतलब इस पे एक तरीके से कह लो डिबेट है कि भैया वो लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, लेकिन ये चीज प्रूव भी हो चुकी है कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए नहीं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। बस फर्क इतना है कि वो नोटिसेबल नहीं है। अब देखो बोर्स ने, चलो डन। अब इधर देखो बोर्स ने क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। बोर्स ने कहा कि हमारा, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, Yes, sir. जैसे मैं कह रहा हूं कि ये हमारा एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट। प्लीज अगर कहीं पे भी डाउट लगे ना तो पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा सा ये हल्का सा बस डिफिकल्ट है। भैया मैंने कहा ये मेरे एटम्स के अंदर ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। जैसे मैंने आपको प्लैनेट्स का एक्सप्लेन किया था, हर एक ऑर्बिट से रिलेटेड एक एनर्जी होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट से रिलेटेड एक एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, अभी आपको कैलकुलेट करना भी समझाऊंगा। इसकी है -3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इसकी है -1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो भैया जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सपोज मैं कह रहा हूं -13.6 है, वो कौन से ऑर्बिट में जाएगा, कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा? फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? सर फर्स्ट। First में. फर्स्ट में। अब बोर्स ने क्या कहा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भले ही एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो मैं इधर लिख रहा हूं, चेक करना, मेरा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो भैया ये चीज पता है कि ये कर रहा है रिवॉल्व, तो ये हमारा है सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन कैसा होता है? सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। लेकिन इसने मैक्सवेल थ्योरी को फेल किया। इसने क्या कहा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन, इस ये मतलब ये ऑर्बिट इस इलेक्ट्रॉन का नेचुरल घर है, ये इसका नेचुरल ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे कि हमारा जो अर्थ है वो भैया थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो अर्थ का नेचुरल ऑर्बिट है, नेचुरल ऑर्बिट, तो वो ऑर्बिट अर्थ का क्या कहलाया जाएगा? स्टेशनरी ऑर्बिट। तो खासियत क्या है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक ये कोई रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो ये इसका नेचुरल घर है,
तो ये रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. तो Yes, अगर ये sir. रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं होंगे, कोई एनर्जी लॉस नहीं होंगे, तो इसका ऑर्बिट चेंज नहीं होगा, और अगर ऑर्बिट चेंज नहीं होगा तो ये अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूमेगा। तो फर्स्ट पॉइंट का कंक्लूजन क्या कहा उसने, बोर्स ने कहा कि भैया हर एक इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, बस स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता। अब इसने क्या एक्सप्लेन किया कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिट किया। ऑर्बिट चेंज करने का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट करना। मैं इसको भी ब्रीफ अप भी कर दूंगा, बस आप सुनते जाओ। ऑर्बिट चेंज करने का मतलब है ट्रांजिट किया। तो मेरे को बताओ इस इलेक्ट्रॉन ने हाई एनर्जी में ट्रांजिट किया या लो एनर्जी में ट्रांजिट किया? High energy. Sir, high energy. हाई एनर्जी, क्योंकि इधर माइनस में 13.6 है, मतलब ये एनर्जी बहुत कम हो गई। ऊपर -3.4 है, तो मतलब ये हाई एनर्जी है। तो यार कोई भी चीज लो एनर्जी से हाई एनर्जी कब जाएगी? वो तभी जा सकती है जब इस इलेक्ट्रॉन को हमने कोई ना कोई एनर्जी दी हो, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी हो। क्या ये चीज समझ में आई? Yes, sir. अब वो एनर्जी Yes, एब्जॉर्ब कैसे करी होगी? बहुत तरीके हैं। मैंने इसको शायद से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी हो, या इसको एक्स्ट्रा हीट एनर्जी दी हो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। अब ये जो ऊपर वाले ऑर्बिट में गया, ये इसका नेचुरल घर नहीं है, ये तो एक तरीके से इसका गेस्ट हाउस है कि भैया ये तो बस थोड़ी देर एनर्जी ज्यादा आ गई ना तो चौड़ में आ गया, तो ये थोड़ी देर के लिए यहाँ चले गया। अब ये इलेक्ट्रॉन का नेचुरल घर नहीं है, तो ये ज्यादा देर यहाँ तक रुक नहीं पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भैया, ये वापस अपने वतन, अपने देश लौटेगा, मतलब अपने ऑर्बिट में लौटेगा। तो जब ये अपने ऑर्बिट में वापस लौटेगा तो भैया इसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप तो नहीं लौट Energy. sir, सकता। energy release. Energy. भाई वेरी गुड भैया, जब ये ऊपर गया तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी। अब जब ये नीचे आ रहा है तो भैया सीधा फंडा है, नीचे तो वही इलेक्ट्रॉन आ सकता है जिसकी एनर्जी -13.6 हो, तो इसके पास तो ज्यादा थी, तो इसको वापस अपने नेचुरल घर आने के लिए एनर्जी लॉस करने पड़ेंगे, और ये एनर्जी लॉस रेडिएशन के फॉर्म में करेगा। तो भैया बोर्स ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ तब प्रोड्यूस करेगा जब वो ट्रांजिट करेगा। और ट्रांजिट कैसे? जब वो हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल करेगा, अदरवाइज वो एनर्जी ट्रांजिट नहीं करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। क्या चीजें क्लियर हुई? Yes, sir. आप Yes, इसको sir. नोट डाउन करो, मेरे को 1 मिनट दो, मैं आपको ब्रीफ अप भी करूंगा। 1 मिनट। तो भैया आई रिपीट, अब मैं पूरा ब्रीफ अप कर रहा हूँ, चेक करना। भैया मैक्सवेल ने ये कहा था चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। बोर्स ने कहा नहीं, गलत। हमारा इलेक्ट्रॉन्स भले ही सर्कुलर मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में है, लेकिन जब तक वो अपने स्टेशनरी ऑर्बिट, अपने नेचुरल होम में है, तब तक वो एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेगा। हाँ, अगर उसको अपना घर चेंज करना है तो तरीका क्या है? या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाएगा, या फिर वो एनर्जी लूज कर ले और फिर वो अपने नेचुरल घर में आ जाए। लेकिन जब वो एनर्जी लूज करेगा तो उस टाइम पर वो एनर्जी जो लूज होगी वो रेडिएशन के फॉर्म में होगी। बस ये था पूरा ब्रीफ अप फर्स्ट पॉइंट का, जो मैंने इतना सब कुछ लिखा है यहाँ। भैया सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे कंप्लीट हो जाए बताना, फिर आगे बढ़ूंगा। ये लिख लो जिसको नोट डाउन करना है। चलो डन।
अब आ जाओ भैया सेकंड वाले पे कि यार क्या है सेकंड कंक्लूजन, क्या उसने सेकंड कंक्लूजन दिया। अब यार उसने ये तो बोल दिया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बस अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम सकता है, लेकिन वो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा होगा, कैसे डिसाइड होगा कि भैया इसका ये ऑर्बिट कौन सा है। जैसे अर्थ, भैया अर्थ का नेचुरल ऑर्बिट कौन है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड है, फोर्थ है, कैसे डिसाइड होगा ये। तो बोर्स ने ये भी बता दिया। उस बोर्स की इस चीज को हम कहते हैं बोर्स एंगुलर मोमेंटम कंडीशन। भैया ये मतलब इसने तहलका मचा दिया था उस टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बोर्स एंगुलर मोमेंटम कंडीशन। भाई करें डिस्कस। Yes, sir. चलो डन। देखो बोर्स एंगुलर मोमेंटम कंडीशन में क्या करा उसने, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो सरकमफ्रेंस होगा, मतलब रेडियस, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका सरकमफ्रेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर होगा। आई रिपीट, उसने क्या कहा कि भैया जो सरकम किसी भी एक ऑर्बिट का, उस इलेक्ट्रॉन का सरकमफ्रेंस उतना ही होगा जब n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो मेरे को मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूं कि रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, रेडियस की वैल्यू n लैम्डा बाय 2 पाई आ जाएगी। Yes, या sir. हाँ या ना, कुछ कह ही नहीं Yes, रहा। sir. डन। अब मेरे को बताओ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। MVR. भाई वेरी गुड, MVR। तो यार मेरे को बताओ क्या आप इधर r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो r Yes, की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इधर आ जाएगा mv और r की वैल्यू n लैम्डा बाय 2 पाई। अब मैंने बोला ये लैम्डा क्या है, भैया ये लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो अगर ये लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखवाया था। भैया क्या होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, H by MV. h Sir, by mv। H upon V. तो उसको रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय mv। तो देखो भैया क्या क्या चीजें कैंसिल हो गई, हमारे पास mv mv कैंसिल हो गया और मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आया nh बाय 2 पाई। और यही फेमस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को फेमस एंगुलर मोमेंटम कंडीशन से कहा जाता है। बोर्स ने क्या कहा, वो ही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई हो। जैसे समझो भैया n की वैल्यू मैंने 1 ली, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो मेरे को बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा अगर n की वैल्यू 1 लूंगा तो h बाय 2 पाई। Sir, H by Yes, 2 sir. pi. तो जिस जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h बाय 2 पाई के बराबर होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट। First. और ये उनका नेचुरल या स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाया जाएगा। सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट के लिए मैं n की वैल्यू कितनी ले लूंगा 2, n की वैल्यू 2 ले ली तो एंगुलर मोमेंटम कितना आया भैया h बाय पाई, Sir, 2H by 2 pi. है ना। तो यार जिस जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h बाय पाई के बराबर होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन का स्टेशनरी ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट होगा और वो सेकंड ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करेगा। ये समझ में आ गया ये कंडीशन। Yes. चलो डन। याद रखना इस फॉर्मूले को कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इस फॉर्मूले को डी ब्रोगली कंडीशन और नीचे वाले को बोर्स एंगुलर मोमेंटम कंडीशन। मतलब दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप में एक तरीके से फाइनल ये चीज निकाली है कि भैया कौन से इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2। अब जो जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनका स्टेशनरी ऑर्बिट। Yes, sir. क्या सेकंड पॉइंट भी क्लियर है आपको। Yes, sir. चलो डन। आ जाओ लास्ट वाले पे, थर्ड पॉइंट पे।
लास्ट वाला पॉइंट भैया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। यही चीज आपको डुअल नेचर में भी पढ़ने को मिलेगी, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया भाई, फिर से भाई मैंने कहा कि सपोज ये 3 ऑर्बिट हैं, आपको कम से कम 4 ऑर्बिट तक एनर्जी याद रखनी होती है, कम से कम 4 ऑर्बिट तक। तो जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये भैया सेकेंड ऑर्बिट, इसमें एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये थर्ड ऑर्बिट अप्रोक्सीमेटली 1.51 इलेक्ट्रॉनिक। अभी मैंने आपको समझाया था कि सपोज जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपने ऊपर वाले हाई एनर्जी लेवल पे जाना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी एब्सॉर्ब, इसको एनर्जी भैया एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और अगर अब ये वापस अपने घर लौटना चाहता है, अपने इसमें लौटना चाहता है एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लॉस, भैया Energy इसको रेडिएशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो गया। तो अब बॉर्स ने यही बोला कि यार जो ये रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो ये वेव्स निकल के आ रही हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ कितनी होगी, आपको ये फाइंड करने के लिए मिलेगा। क्या समझ में आया? जब हमारा Yes. इलेक्ट्रॉन जंप मार के वापस नीचे आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना के एनर्जी लूज करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल रही, वेवलेंथ कितनी होगी, हमें ये पता करना है। तो बोर्स ने बहुत सिंपल कहा। बोर्स ने क्या कहा? कहा कि भैया डेल्टा ई इज इक्वल्स टू इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 का मतलब भैया जैसे ये थर्ड ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके आ रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? यस, जैसे इलेक्ट्रॉन भैया थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो इधर आप क्या लिख दोगे? एनर्जी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, इस तरीके से। तो अब ये जो डेल्टा ई है भैया, बोर्स ने ये प्रूव किया कि एनर्जी ऑफ अ वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ अ वेव इज इक्वल्स टू एच न्यू। क्या कह सकते हो ये एच न्यू क्या है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया? पहले मेरे को बताओ, जो अभी तक मैंने थ्योरेटिकल यहाँ तक जो फॉर्मूला लिखा, यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. चलो डन। अब इधर समझो भाई, सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक बातें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा ना, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। यस सर, डन। अब मैं क्या कह रहा हूं, स्पीड ऑफ अ वेव का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ अ वेव का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। यस सर, और हमें यह भी पता है कि वेवलेंथ का फॉर्मूला h/p होता है। तो जब आप इन सबको रिप्लेस करोगे, इन सबको इंटरचेंज करोगे, तो आपके पास फाइनल कंक्लूजन आएगा कि एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू f, h इंटू फ्रीक्वेंसी। क्या ये चीज समझ में आई आपको? यस सर, डन। Sir. बाकी अभी अगर आप बोलोगे तो प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, बस हमने बेसिकली सब्स्टिट्यूट करते गए हैं वैल्यूज। तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा ई। डेल्टा ई को उसने कहा भैया एच एफ से रिप्लेस कर दो, लेकिन एफ की जगह हम न्यू लिखेंगे। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, बस इस चीज को याद रखना। एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, कि मेरे को पता चल जाएगा कि जो वेवलेंथ निकल के आई है, जो रेडिएशन निकल के आई है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। और एक बार फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई तो आप वेवलेंथ तो इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हो, है ना भाई? यस सर, Sir. तो ये हो गया हमारे पास भैया बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो ये सब चीजें थी जो बोर्स ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया सुन लो फिर से भाई। बोर्स ने एक तो ये बता दिया कि हमारा चार्ज पार्टिकल एनर्जी लूज करके कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूम रहा है। दूसरी चीज, उसने स्पेसिफिक ऑर्बिट के हेल्प से ये एक्सप्लेन कर दिया कि भैया हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम के हमारे जो एनर्जी लेवल्स आएंगे वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आएंगे।
उसने ये भी एक्सप्लेन कर दिया जो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, उसने एक्सप्लेन किया। Yes. चलिए भैया बड़े आगे, डन, बढ़िया। चलो Yes, sir. तो लिखो अब नेक्स्ट हेडिंग, अगर आपको ये सब समझ में आ गया। ये सब मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए था। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग लिखो भाई, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो भैया सपोज मैंने कहा ये हमारा न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस ले रहा हूं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड, और इधर हमारे पास सराउंडिंग में इसके आसपास ऑर्बिट में घूम रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को बताओ इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, मैंने आपको ये समझा भी दिया था, बताओ इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी। Potential energy, kinetic energy. भाई वेरी गुड। सबसे पहले तो होगी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। इधर v क्या होगा, v होगी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब मेरे को बताओ भैया ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, भाई जल्दी थोड़ा सोचो, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, नहीं पता। सुनो, अगर कोई भी चीज रोटेट कर रही है तो उसको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, है ना। Yes, sir. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय MV r, और इधर वो हाँ। v नॉट ही होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स खुद में कोई फोर्स नहीं है, कोई और फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। जैसे हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कौन से फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर पा रहे हैं भैया, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होता है। तो इस केस में कौन सा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को किससे इक्वेट कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला के Q1। Q1 इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इनटू Q2। Q2 क्या है, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, और चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस कितना होता है, Ze डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। भैया आप चेक करो v नॉट की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, इसको सॉल्व करके v नॉट की वैल्यू ऊपर रख देना, एम वी नॉट होल स्क्वायर की वैल्यू निकालो बेसिकली। तो एक r से एक r कटा, तो यही तो एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो गई ना, के जेड ई स्क्वायर बाय r। इस एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे को बताओ काइनेटिक एनर्जी भैया कितनी आई, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। भैया ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जो जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, के जेड ई स्क्वायर बाय r। तो इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला कि भैया काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है इससे, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो आप मेरे को अब सोच के बताओ कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कौन से ऑर्बिट में ज्यादा होगी, फर्स्ट में, सेकंड में, या थर्ड में। किसी ने कुछ नहीं बोला भैया, काइनेटिक एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो भैया याद रखो बिल्कुल सही,
काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस सबसे कम है रेडियस, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। तो मेरा इलेक्ट्रॉन सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल जो करता है भैया याद रखो वो फर्स्ट ऑर्बिट में करता है। अरे इसी का तो रीजन है सबसे कम, जैसे अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो सबसे कम सबसे छोटा साल किसका है, ये सबसे छोटा डे किसका है, मर्क्यूरी का। ये क्लियर हो गई? Yes, sir. चलो ये हो गया फर्स्ट। जैसे ये हो जाए बताना, फिर आते हैं सेकंड पे। आजकल जोश बड़ा ठंडा लग रहा है तुम लोगों को। आ जाओ भैया सेकंड। डन। चलो सेकंड है भैया ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा भी चुका हूं पिछली क्लास में ही। भैया पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, अब उसको हम डिनोट करेंगे यू से। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी इस केस में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो यार अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। K पहला चार्ज है इलेक्ट्रॉन, दूसरा चार्ज है चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज Ze डिवाइडेड बाय रेडियस। तो मतलब ये हो गया हमारे पास K Ze² बाय R। क्या चीजें क्लियर है यहां तक? Yes, sir. लेकिन अब आपने शायद से एक चीज ना पढ़ी हो। क्या यार, हमारे पास जैसे मैं फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं, थोड़ा सा सोचो, अगर मैं इन दो चार्जेस की बात कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? Repulsion. Sir, repulsion. तो अगर आप फोर्स कैलकुलेट करो Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमारा जो फोर्स है वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो फिर से Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो एक चीज याद रखना कि भैया हम क्या कहते हैं, रिपल्शन के लिए जब भी रिपल्शन की बात होगी, रिपल्शन के टाइम पे फोर्स एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी हम दोनों ही पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Whereas अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं तो एक चार्ज होगा पॉजिटिव और दूसरा चार्ज होगा नेगेटिव, तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो Negative. मुझे बताओ, इधर मैं इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं अराउंड न्यूक्लियस, तो इधर जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए? Sir, negative. तो Negative. इसलिए इधर हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। चेक करो क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? Yes. डन। तो अब आप मेरे को बताओ पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस के बीच में कैसा रिलेशन मिला आपको? Sir, inversely proportional. नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों मिला? भैया रेडियस डिनोमिनेटर में आ रहा है, इनवर्सली होना चाहिए था, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से उल्टा हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. नहीं समझ में आ रही, ठीक है। इधर यार एक बार बताओ, अगर सपोज तुमने ये वैल्यू पॉजिटिव में ली, सपोज पॉजिटिव में, तो रेडियस बड़ा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, कम। और अगर रेडियस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे को बताओ कि भैया सपोज मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और 3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, दोनों में से कौन सी एनर्जी बड़ी है? Sir, 13.6 electronic volt. भाई वेरी गुड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट 3.4 से बड़ा है। अरे लेकिन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है, एक वैल्यू आएगी -13.6 और एक वैल्यू आएगी -3.4। अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है?
Sir, minus minus 3.4. 3.4. तो अब उल्टा हो गया या नहीं हुआ? Yes, sir. तो इसलिए Yes, sir. अगर नेगेटिव साइन लग रहा है और आर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अब ये इनवर्स रिलेशन नहीं कहलाया जाएगा, अब ये डायरेक्ट रिलेशन कहलाया जाएगा। क्या बात क्लियर है अब आपको एग्जांपल से? Yes, sir. Yes, sir. डन। तो इसलिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इंस्टेड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है भैया, बहुत रिपीटिव क्वेश्चन आता है, तो इसमें कंफ्यूज ना रहें और चेक करते रहें कि चीजें कहीं पे भी डाउट है तो पूछते रहें। अब आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई है, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है, तो इन तीनों मतलब इन दोनों की मदद से इन दोनों को ऐड कर दो फॉर्मूले को, और आप मेरे को फाइंड करके बता दो भैया व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज चेक करें कि भैया कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो हमें पता है टोटल एनर्जी होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था kZe² बाय 2r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था माइनस ऑफ kZe² बाय r। जरा इसको सॉल्व करो और मेरे को बताओ भैया कितना लिखूं आंसर में फिर। अबे बड़े ढीले लोग हो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? भैया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा kZe² बाय 2r। याद रखना टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? टोटल एनर्जी भाई वेरी गुड। टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, मतलब भैया ये किसी से बंधा हुआ है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। तो इसीलिए इस नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। कि भैया हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है फ्री है कहीं पे भी घूमने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, उसको मजबूर है वो कि उसको इलेक्ट्रॉन घूमना ही पड़ेगा ऑर्बिट में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से वो बाउंडेड है, न्यूक्लियस ने उसको फ्री नहीं छोड़ रखा। सेम थिंग अगर मैं प्लैनेट की टोटल एनर्जी पूछूं, भैया ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, वहां पे भी टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट नेगेटिव आता है। वहां पे भी नेगेटिव एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि हमारा प्लैनेट बाउंडेड है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, फ्री नहीं है कहीं पे भी घूमने के लिए। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन? भैया पहला कंक्लूजन तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा जो नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी। पहला कंक्लूजन प्लीज इसको सबको स्टार मार्क में करके रखना। भाई टोटल एनर्जी और रेडियस के बीच में बताओ कैसा रिलेशन है, इनवर्स या डायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट, क्योंकि फिर से नेगेटिव है और आर आ रहा है। तो याद रखना जितना बड़ा रेडियस उतनी ज्यादा एनर्जी, और इसलिए अगर आप इधर वापस आ जाओ, नीचे वाले ऑर्बिट में सबसे कम एनर्जी है -13.6, ऊपर वाले में और ज्यादा एनर्जी, ऊपर वाले में और ज्यादा एनर्जी। यार इसीलिए तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री करना होता है तो आप कैसे फ्री करते हो किसी इलेक्ट्रॉन को? भैया आप इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में दे दो। अगर मैं इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में दे दूं तो इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है? कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और फोर्स ना लगने का मतलब क्या है? कि भैया वो उसकी रेंज से बाहर चले गया, तो मेरा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। क्या ये वाली बात समझ में आई है? यस सर। यस सर। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं कह रहा हूं जैसे कि इधर समझा रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन है जो मेरा थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहता हूं, इस एटम से बाहर निकालना चाहता हूं। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना चाहता हूं तो मैं इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में दे दूंगा। इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में दे दूंगा तो पोटेंशियल मतलब टोटल एनर्जी जीरो बन जाएगी। और टोटल एनर्जी जीरो होने का मतलब है
कि ये पार्टिकल इन्फिनिटी पे चले गया। इन्फिनिटी का मतलब कि भैया ये इसकी रेंज से बाहर चले गया, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 आई है। तो जितनी एनर्जी हम पॉजिटिव में दे रहे हैं, जैसे जितनी एनर्जी नेगेटिव में आ रही थी, इसको हमने क्या नाम दिया था भाई? जितनी एनर्जी हम नेगेटिव में आ रही है इस ऑर्बिट की, इस एनर्जी को क्या नाम दिया था अभी? बाइंडिंग एनर्जी। अब जितनी ही एनर्जी आप पॉजिटिव में दे रहे हो, जितनी एनर्जी आप पॉजिटिव में दे रहे हो, इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, याद आ गया होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बताना, क्या पढ़ रखी है आप लोगों ने? भाई आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द ऑर्बिट, फ्रॉम द एटम। अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से फ्री करना चाहता हूँ, एटम से फ्री करना चाहता हूँ, तो मेरे को कम से कम कितनी एनर्जी देनी होगी? वो एनर्जी कहलाएगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्बिट पे डिपेंड करेगी। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, जरा बताना। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आयनाइजेशन, भाई वेरी गुड। सेकेंड ऑर्बिट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? -3 प्लस 3.4। ठीक है, आप सबको क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी मैं बाद में लिखवाऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन भैया याद रखना, अगर आप नोटिस करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सेम आ रहा है। आई रिपीट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सेम आ रहा है, बस एक नेगेटिव साइन के साथ। तो याद रखना टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड थर्ड कंक्लूजन कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दो तो भैया अल्टीमेटली वो टोटल एनर्जी बन रहा है। ये है हमारे 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा। एंड मैं कह रहा हूं 101% है, क्वेश्चन आता ही आता है इस कॉन्सेप्ट पे। Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी अभी थोड़ी देर में फिर से अलग से लिखाया जाएगा, इसलिए मैंने अभी उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। अभी उसके बारे में बिल्कुल आराम से डिस्कस करेंगे जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ेंगे, लेमन सीरीज बैलेंस। तो थर्ड वन रिपीट कर दो। थर्ड पॉइंट रिपीट करना है। देखो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -kZe²/r। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है -kZe²/2r। तो देखो ये चीज और ये चीज तो सेम ही आ रही है ना, बस अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो अल्टीमेटली टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो वही मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दो तो वो टोटल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है सर प्रीवियस स्लाइड ये वाली, अच्छा जो मैंने एक्सप्लेन करा था आयनाइजेशन एनर्जी वाला, कौन सी प्रीवियस स्लाइड कह रहे हो? चलो भैया मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है, मतलब अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा है। कहां से चेंज कर रहा है भैया? उसने लिखा कि फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट से लेके ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट नीचे होगी या ग्राउंड स्टेट के हमेशा ऊपर होगी? हमेशा ऊपर होगी। जैसे बाय चांस अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट स्टेशनरी ऑर्बिट सेकंड मान रहे हो, तो इसके लिए इसका एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? थर्ड होगा या 1 होगा? थर्ड होगा, क्योंकि थर्ड वाले की एनर्जी ज्यादा है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है
क्वेश्चन कह रहा है कि भैया वो एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने ग्राउंड स्टेट आ रहा है, जो भी इसका ग्राउंड स्टेट रहा हो, जो भी इसका एक्साइटेड स्टेट रहा हो, अभी हमें उससे मतलब नहीं, क्या पता फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट कुछ भी हो रहा हो। तो आपको बताना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो भैया हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक बार ऑप्शन सुन लेना आराम से, जल्दबाजी ना दिखाएं भैया। फर्स्ट ऑप्शन है कि भैया काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी हमारी डिक्रीज कर रही है। सेकेंड ऑप्शन कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी भैया तीनों की तीनों डिक्रीज कर रही है। थर्ड ऑप्शन है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज एंड टोटल एनर्जी वो भैया हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड लास्ट, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ये डिक्रीज कर रही है एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ये आपके प्रीवियस ईयर्स का, मतलब लास्ट ईयर का नहीं कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स का नीट का क्वेश्चन। ठीक है हर्षिका, ठीक है काश। डन डन भाई, फटाफट बाकी लोगों के कुछ आंसर्स। भाई सिर्फ 4 लोगों के आंसर्स आए हैं अभी तक 37 के स्ट्रेंथ में। चलो भाई वेरी गुड। तो जिन जिन लोगों ने भी आंसर दिया है भाई बिल्कुल सही दिया है। उनका आंसर क्या है कि भाई ऑप्शन ए। तो चेक करते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है या गलत है। चलो एक मिनट। बिल्कुल ऑप्शन ए ही करेक्ट है। एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। यार जब भी हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, जब भी हमारा कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो हमें चेक करना है रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, बाकी चीजों को भूल जाओ। तो भैया ये होगा कि भैया हमारा जो रेडियस है वो डिक्रीज होगा। अब रेडियस डिक्रीज होगा तो आराम से बाकी सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। भाई काइनेटिक एनर्जी और रेडियस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे तो भैया काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज हो गई। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो भैया मैंने सॉरी उल्टा लिख दिया माय मिस्टेक। रेडियस डिक्रीज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। और थर्ड तो आपको सोचना ही नहीं है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो मतलब टोटल एनर्जी को तो, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो टोटल एनर्जी को तो डिक्रीज ही होना पड़ेगा। ठीक है खुशी, गुड। तो यार इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी देख लो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एंड टोटल डिक्रीज। तो भैया करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज whereas potential total energy decrease. Yes. ठीक है। सेम अगर क्वेश्चन आपका उल्टा दे देता कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो यही आंसर आपका जस्ट अपोजिट हो जाता, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी इंक्रीज। Yes, sir. तो बस भैया आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटी सी चीजें बची है कि एक तो मेरे को आपको स्पेक्ट्रल लाइन सिखाना है, लेमन सीरीज, बेलमर सीरीज, ये सब।
हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ कंक्लूजन्स बोर ने प्रूव किए थे, वो करना है। बस 2 ही चीजें बची हैं, दिस चैप्टर इज ओवर। ये डन डन डन। Yes, sir. चलो तो भैया टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय, मौज मार। Good night, sir. गुड नाइट यार, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू Good सो night, मच, sir. Bye. बाय बाय, Good night, sir. Thank ओके गुड नाइट भाई।